आप डीएपी लेते हो तो डीएपी के अंदर 6 किलो तो सल्फर और 10 किलो पोटास, क्योंकि उसके अंदर 2 ही पोषक तत्व आते हैं। जब सीडरिंग चले तो 2 उंगल से गहरा बीज नहीं जाना चाहिए, 2-2.5 उंगल से गहरा बीज नहीं जाना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री फैमिली पर। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। साथ ही इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कि किसान भाई किस प्रकार वैरायटी का चयन करे, कौन सी सबसे बढ़िया वैरायटी है उसको आप लगाए और अच्छी पैदावार ले, और बुआई कैसे करे, यानी कि बुआई की विधि, किस विधि से आप बुआई करें, कितनी गहराई पर बीज को डालें, और साथ ही खाद उर्वरक प्रबंधन यानी कि कौन से फर्टिलाइजर आप डालें, कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति आप कैसे करें, इसके बारे में तमाम जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। और ये तमाम जानकारी आज आपको हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट देंगे। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम किसान भाइयों। मैं बनवारी जी नाडला, मैं नाडला बाबा कृषि फार्म से बिलोंग करता हूँ। सर, आज आपके फार्म पर हम किसान भाइयों को जानकारी देना चाहते हैं कि किसान भाई सरसों की खेती करेंगे, उसमें अपन देखते हैं कि किसान भाई कई गलतियां कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि बुआई से ले ले, अपन खाद और प्रबंधन में ले ले, बाद में जब आ जाती है बीज की गहराई की, तो ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिनका उत्पादन पर सीधा फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन बातों का किसान भाई कैसे ध्यान रखें और कैसे मैनेजमेंट करें? देखो किसान भाइयों, सर ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं, एक बार में कई प्रश्न सर ने कर दिए हैं और वो आपकी जानकारी लेके बहुत सटीक रहेंगे। कि सर ने प्रथम में तो ये किया कि सर पहले खाद के बारे में ले लेते हैं, क्योंकि उर्वरक जो है, जो रासायनिक उर्वरक है, उनको अपन सटीक मात्रा में डालें, यानी क्योंकि ज्यादा भी डाल दें तो भी हानिकारक रहेगा, कम डाल देंगे तो कम उत्पादन रहेगा। तो किसान भाई फर्स्ट में अपने को क्या है कि पहले से अपन खाद से ले लेते हैं। जमीन की तैयारी तो आप कर ही चुके हो, क्योंकि टाइम आ गया अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक हम लास्ट बताते हैं कि 20 अक्टूबर तक आप सरसों की बिजाई कर सकते हो। तो किसान भाई आपने जमीन तो कंप्लीट कर ही रखी है, एरो से कल्टीवेटर चला के बिल्कुल क्लियर कर रखी है, मगर अब इसमें क्या है कि खाद कितना देना चाहिए प्रति एकड़, बात ये आती है। और किस तरीके से किस विधि से आपको बिजाई करनी है, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में बता ही रहे हैं। मगर फर्स्ट में हम बता रहे हैं कि भाई खाद कितना दे रहा है, जो पोषक तत्व है, रासायनिक पोषक तत्व है, वो प्रति एकड़ कितना डाला जाए। सर ने ये प्रश्न किया अभी। तो किसान भाइयों देखो क्या कि खाद क्या है कि प्रति एकड़, जैसे आप डीएपी लेते हो तो डीएपी के अंदर 6 किलो तो सल्फर और 10 किलो पोटास, क्योंकि उसके अंदर 2 ही पोषक तत्व आते हैं, फास्फोरस 46% और 18% आता है डीएपी के अंदर नाइट्रोजन, ये 2 ही पोषक तत्व आते हैं। तो इसमें अपने को जब सरसों की खेती कर रहे हैं तो अपने को अलग से इनको ऐड करना पड़ेगा। और यदि आप ज्यादा ले सकते हो, 10 किलो 12 किलो तक भी ले सकते हो, मगर पहले मिट्टी की इनकी जांच करवाएं कि अपनी मिट्टी में सल्फर कितनी मात्रा में है। यदि कम है तो आप डोज बढ़ा सकते हैं, यदि है तो 6 किलो प्रति एकड़ तो आपको देनी है। तो किसान भाई ऐसा करना है आपको। डीएपी का डोज ये हो गया। अब आपको जैसे डीएपी नहीं मिल रहा है, 12 32 16 एनपीके मिल रहा है, तो उसके अंदर क्या मिलाना है अपने को, वो भी एक डोज बनाना है अपने को कि एनपीके, उसके अंदर पोटास आ गई, फास्फोरस आ गया और नाइट्रोजन आ गया। कभी भी एनपीके कट्टा लेने जाए तो वह पोषक तत्वों का अवश्य ध्यान रखे, कितना परसेंट इसमें कितना पोषक तत्व है। तो किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें कि इसमें फास्फोरस कितना है, पी की मात्रा कितनी है, क्योंकि ज्यादा जो पौष्टिक तत्व है, जो सबसे महंगा जो पोषक तत्व पड़ता है, वो मैं बार बार यही कहता हूँ कि फास्फोरस ही पड़ता है। एनपीके में अपने को क्या मिलाना है, एनपीके के अंदर आ गया पोटास, तो आ गया उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या रह गया, सल्फर, तो 6 किलो सल्फर उसके अंदर भी मिला सकते हो आप। आपको ये भी नहीं मिलता है तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के प्रति एकड़ 2 कट्टे लीजिए, उसमें 1 कट्टा यूरिया का मिलाइए, और उसके अंदर सल्फर तो आ ही गई, और आपको 10 किलो पोटास देनी है। बस ये मिला के मिश्रण करके प्रति एकड़ आप या तो बिजाई कर सकते हो। सरसों के अंदर तो जहां तक आप सीडरिंग द्वारा ही खाद की उड़ाई करें, क्योंकि गहरी उड़ाई करने से क्या है, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। आप फर्टिलाइजर आपने जो डोज बताई उसके हिसाब से डोज डाल लेंगे। बिल्कुल 3 ऑप्शन आपने बता दिए, बिल्कुल तीनों में से कोई भी जो सुटेबल रहेगा वो किसान भाई अपना लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद में बात आती है वैरायटी के चयन की, हाँ जी, यानी कि किसान भाई वैरायटी का भी चयन करे। बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें जो प्रमुख जो वैरायटियां होती है, जो अच्छा उत्पादन देती है किसान भाइयों को, क्योंकि लागत तो पूरी वही लगती है। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल आप देसी वैरायटी लगाओगे, देसी बीज लगाओगे, हम्म, लेकिन फर्टिलाइजर तो आपने वही डाल दिए बिल्कुल बिल्कुल और अच्छी वैरायटी नहीं लगाई तो पैदावार कम आएगी। तो बिल्कुल किसान भाइयों को आप 5 या 4 जो भी अच्छी प्रमुख वैरायटी है वो सजेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर का प्रश्न बहुत अच्छा है कि क्योंकि उर्वरक तो अपन थोड़ा कम भी डाल देंगे ना तो एक बार चल जाएगा, मगर जो वेराइटीज आपने चुनी नहीं, और वेराइटी आपने हल्की चुन ली, अब कम पैदावार वाली चुन ली, तो आप कितना भी पोषक तत्व डाल दो आपके कम पैदावार होने वाली है। तो हमेशा क्या है किसान भाइयों, वेराइटी का विशेष ध्यान रखें कि अपन कौन सी वेराइटी ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि 3-4 वेराइटी हैं जो आम किसान भी जानते हैं, हम भी उसका फॉलो करते हैं, हम भी खुद अपने फार्म में लगाते हैं।
कि एडवांटा 414 भी एक किस्म अच्छी है, पायोनियर 45S46 के कंपटीशन की है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, मैं किसी को कम नहीं मानता, दोनों एक दूसरे के पूरक है, वो लगा सकते हो आप। मगर पायोनियर में एक थोड़ी समस्या आती है कि कोई किसान भाई के जैसे ज्यादा हाथ वो ज्यादा पक जाती है और हार्वेस्टिंग थोड़ी लेट हो जाती है ना, तो वो क्या है कि थोड़ा झड़ने की शिकायत में आ जाती है। और एडवांटा 414 ये नहीं खिरती है, ये लास्ट तक भी मतलब हार्वेस्टिंग में खिरती नहीं है, ये झड़ने की शिकायत कम रहती है। तो किसान भाई आप किसी को भी ले सकते हो। एक आती है एडवांटा 427, वो भी ले सकते हो आप। यदि आपकी भूमि कमजोर है, रेतीली मिट्टी है, तो आप एडवांटा 427 को भी ले सकते हो। और एक RS30 हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित की गई है, ये भी आप ले सकते हो। यदि कोई किसान भाई जिसके धान की फसल लगी हुई है और वो लेट तक करेगा, तो वो RS30 इस किस्म को भी ले सकता है। वो अगेती भी इस किस्म को लगा सकता है और पिछेती भी लगा सकता है। इन जितने भी जो किस्में मैंने बताई है, ये किस्मों में क्या है कि तेल की अच्छी मात्रा बैठती है और ये रोगरोधी भी है। तो सर किसान भाई वैरायटियों का चयन कर लेंगे, 45S46, एडवांटा 414, एडवांटा 427, RS30। तो ये टॉप 4 वैरायटी आपने बताई, इनमें से कोई भी एक वैरायटी किसान भाई चयन करके लगा लेंगे। लेकिन इसके बाद में बात आ जाती है अपने बुआई की, यानी कि बुआई की विधियां भी अलग अलग होती है। बिल्कुल कौन सी विधि ज्यादा पैदावार दे सकती है और कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में भी आप किसान भाइयों को बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो किसान भाइयों, 3-4 प्रकार से लगाई जाती है, मगर दो मुख्य रूप से 2 प्रकार से लगाई जाती है। ये जो सरसों की फसल है, एक तो सीडरिंग विधि से लगाई जाती है, दूसरी छिड़काव विधि से लगाई जाती है। क्या है कि ये बेड विधि से भी लगाई जाती है, बेड विधि से भी काफी किसान लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जिनके पास ड्रिप की सुविधा है वो ड्रिप पे भी लगाते हैं, बेड विधि से भी लगाते हैं। तो ये 2-3 प्रकार की ऐसी विधियां हैं। ऐसे में मुख्य रूप से ये क्या है कि ज्यादातर सक्सेसफुल सीडरिंग विधि से होती है ये। किसान भाइयों ज्यादा क्या है कि अपने, क्योंकि जो छिड़काव विधि में क्या समस्या आती है, छिड़काव विधि से जो किसान भाई करते हैं उनको क्या खरपतवार की बहुत ज्यादा समस्या आती है। उनका आधा से ज्यादा खर्चा तो खरपतवार पे बैठ जाता है। तो वो क्या है कि सरसों में क्या है, जो हर खरपतवार नाशक जो दवाई देते हैं, तो उसमें सरसों पे भी झटका आता है और वो बैठता नहीं है। तो किसान भाइयों ज्यादातर क्या है कि आपकी जमीन का नमी सुखा के और नीचे नमी बना के, नीचे नमी रहना चाहिए, ऊपर की आप एरो कल्टीवेटर से इनसे नमी सुखा के और सीडरिंग विधि से आप सरसों की उड़ाई करोगे, तो ये बहुत बेस्ट रहेगा आपको। क्योंकि सरसों 1 महीने 1.5 महीने तक आपकी क्या है कि वो प्यास नहीं आती है और बिल्कुल ग्रोथ करती रहती है, क्योंकि उसको नीचे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, जो अपने पोषक तत्व दिए सीडरिंग विधि से वो भी उनको मिल जाते हैं जस्ट। और सरसों की ग्रोथ बहुत अच्छी करती है सीडरिंग विधि से। के बाद में बात आती है कि जैसे लाइन सोइंग अपन करेंगे, एक करेंगे अपन छिड़काव विधि से, तो दोनों में अपन बीज दर की बात करें, भाई अपन सीड ड्रिलिंग से तो अपना कितना बीज गांव मिले प्रति एकड़, और छिड़काव विधि से कितना बीज गांव मिले। देखो किसान भाइयों, बहुत आपके मतलब की बात है। सर ने बहुत अच्छा सटीक प्रश्न किया है ये, कि भाई किसान भाई छिड़काव विधि से करता है तो किस प्रकार से अपना बीज ले, कितना बीज ले, और लाइनिंग विधि से अपने सीडनिंग विधि से करें तो कितना बीज लें। देखो किसान भाइयों, प्रति एकड़ अपना जो भी हम डोज बताते हैं प्रति एकड़ बताते हैं। सीडरिंग विधि से तो आपका प्रति एकड़ 1 kg बहुत रहेगा, मगर जहां बात आती है छिड़काव विधि से, तो वहां बीज आपको लेना पड़ेगा डबल। अब वो प्रश्न ये है, डबल इसलिए लेना पड़ेगा, छिड़काव करने के बाद में या तो एरो से या हल से कल्टीवेटर से इनसे अपन जुताई करेंगे, तो क्या है कि कोई बीज तो चले जाता है बहुत गहरा, तो वो उग नहीं पाता। कोई बीज रह जाता है ऊपर जो धूप से सूख जाता है, और कोई बीज रहता है 2 उंगल के बराबर में, वो सटीक उग जाता है। तो किसान भाई उसमें क्या अपना आधा बीज खराब हो जाता है। तो आपको क्या है डबल बीज लेके चलना है। जैसे कि बुआई तो किसान भाई ने कर ली, लेकिन गलती किसान भाई इस समय भी कर जाता है कि बीज की गहरी जुताई कर देता है, यानी कि बीज गहराई पे डाल देता है। तो सटीक बीज की गहराई क्या रहेगी जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा हो। कई बार अपन देखते हैं किसान भाई ने बुआई कर दी, वो कहता है मेरे खेत में चत्ते पड़ गए सब, कई बीज तो मेरा उगा ही नहीं। तो वो क्या कारण होते हैं जिनके कारण बीज नहीं उग पाता है, और इनमें क्या सावधानी बरतें। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि आप सीडरिंग विधि से करते हो, तो बिल्कुल आप एक भी कोई लकड़ी लेके आप ये 2 उंगल अपनी जब सीडरिंग चले तो 2 उंगल से गहरा बीज नहीं जाना चाहिए, 2-2.5 उंगल से गहरा बीज नहीं जाना चाहिए। आप कोई भी लकड़ी तोड़ के ऐसे नाप के देख लो, उम्रे में अपना जहाँ बीज आ रहा है ना वहां डाल के, और फिर उसको नाप के देख लो भाई अपना लकड़ी कितनी गहरी गई है। यदि लकड़ी गहरी ज्यादा जा रही है तो आप उसको वापस सीडरिंग को ऊपर करो। आप 2-2.5 आंगुल से ज्यादा गहरा नहीं लो, और नमी में जाना चाहिए बीज, ऐसा नहीं आप सूखे में डाल रहे हो, तो नमी में जाना चाहिए। और 2 उंगल यदि आपके गहरा जा रहा है बीज और फिर भी सूखे में जा रहा है, तो आप पत्थरे की चौड़ाई बढ़ाओ। जो पत्थरा लगाते हो ना आप गेप का, वो पत्थरे की चौड़ाई बढ़ाओ।
और यदि सही जा रहा है तो आप सीडरिंग को वहीं रखो, वहां नमी में भी जाए और 2 उंगल से गहरा नहीं जाए, 2 ढाई, बस ये जाना चाहिए। आपका बीज परफेक्ट उगेगा। आप यदि छिड़काव विधि से कर रहे हो तो वो तो आपको बिल्कुल है ही, उसमें तो आप नाप ही नहीं सकते, आप तो छिड़काव करोगे और कल्टीवेटर चलाओगे, तो उसमें जहाँ बीज जाना है वहां जाएगा ही सही, जहाँ सटीक जगह पे रहेगा वो ग्रो भी होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप दोनों विधियों से कर सकते आपने A to Z जानकारी किसान भाइयों को दी। इसमें फर्टिलाइजर के बारे में बताया, बीज के बारे में बताया, बुआई की विधि बताई, तमाम जानकारी इस वीडियो में दी। इसके अलावा भी अगर कोई विशेष कोई बात हो सरसों की बुआई से लेकर के कटाई के बीच में संबंधित इसमें, तो वो भी आप किसान भाइयों तक शेयर करें। देखो किसान भाइयों, जो हमने बताया पीछे कि आपको कितना उर्वरक लेना है, कौन सा क्या करना है, आपको कितनी गहराई पे आपको देना है, किस विधि से आपको उड़ाई करना है, कितने उर्वरक किस प्रति एकड़ डालनी है, सारी चीजें हमने आपको बताई है। और इस चैनल के माध्यम से, एग्री फैमिली के माध्यम से हम आपको आगे भी जुड़े रहेंगे। आपकी सबसे जो ग्रो होगी उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से तो आपको पाउडर देने हैं, कौन सी दवाई देनी है, कौन से कीटों से आपको बचाना है, सारी चीज हम आपको बताते रहेंगे। और आपकी खेती 1 नंबर होने का हमारा दावा है आपसे, आपकी नंबर 1 पैदा होगी। ये हम बैठे हैं, आपका सहयोग करते रहेंगे। साथियों, सर के द्वारा बहुत अच्छी जानकारी आप किसान भाइयों को दी गई। इनकी जानकारी को फॉलो करके आप भी सरसों की खेती में अच्छे पैदावार ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो के साथ में। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।